हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10 साइंस में चैप्टर 6 है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले है सही विकल्प का चयन करना। देखिए क्या है, मनुष्य में विक एक तंत्र का क्या है भाग है जो संबंधित है। तो विक का क्या मतलब, किडनी, यानी मनुष्य में किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों होगा, किडनी जो है मानव में रक्त का शुद्धिकरण करता है, ठीक है, और मूत्र निर्माण करता है। तो शरीर के सारे वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मूत्र द्वारा बाहर निकालता है, यानी उत्सर्जन तंत्र में ये सहायक होता है। तो ये किसका भाग है, ये उत्सर्जन का भाग हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो गया। दूसरा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, प्लांट में जाइलम का क्या काम है। तो प्लांट में जाइलम का काम है जल का वहन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा हमारा, ठीक है। तीसरा देखिए क्या है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी में कौन आ जाएंगे, स्वपोषी में प्लांट आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। तो पेड़ पौधे के लिए पोषण आवश्यक है। तो क्या होना चाहिए भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सभी होना चाहिए। चौथा देखिए, पाइरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। तो ग्लूकोज से क्या बनता है, पाइरुवेट का निर्माण होता है। तो पाइरुवेट का जो विखंडन होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा बनता है, तो ये माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है। ग्लूकोज का टूटना होता है, पाइरुवेट का टूटना होता है, जो वायवीय शोषण होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रारंभ होता है 5 नंबर। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, वसा कैसे पचता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है, वो पूरा हमें सर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए, हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वसा अम्ल में तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, छोटी आंत में वसा का पाचन हो जाता है। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। ये समझिए आप, लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहा जाता है, ठीक है। तो हमें इसका आंसर यहाँ से करना है। लार में से एक एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है लार एमिलेस, उसे कहा जाता है, ठीक है। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। तो देखिए इसका कार्य यहाँ से प्रारंभ हो गया। लार क्या करता है, जटिल अणुओं को, भोजन की जटिल अणुओं को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। भोजन के चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरीके से मिला देती है, यानी भोजन पाचन में भी ये मदद करता है। जो आहार नाल का प्रथम चरण होता है मुख से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। इसके बाद देखिए 7वां सवाल, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और इनके उत्पाद यानी प्रोडक्ट में क्या क्या है, ठीक है, क्या बनता है। देखिए स्वपोषी में क्या होता है, स्वपोषी पोषण ये प्लांट में होता है। तो प्लांट के भोजन बनाने में यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए वो बताना है, और उस प्रक्रिया में, उस रासायनिक प्रक्रिया में प्रोडक्ट में क्या बनता है वो भी हमें बताना है। तो हम यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए स्वपोषण के पहले हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश चाहिए, और प्रोडक्ट में क्या बनता है। देखिए प्रोडक्ट में मुख्य रूप से ऑक्सीजन का ही निर्माण होता है, लेकिन हमें ये पूरा लिखना है, ठीक है। प्रोडक्ट में ग्लूकोज बनता है जो प्लांट का भोजन होता है, और ऑक्सीजन को वायुमंडल में रिलीज़ कर देते हैं, और अल्प मात्रा में जल बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्न है, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको समीकरण पूरा लिख लेना है, और हमें ये भी बताना है प्रोडक्ट में क्या बनता है। तो आपको लिख लेना है प्रोडक्ट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अल्प मात्रा में जल का निर्माण होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए 8वां सवाल, वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है वो हमें बताना है। कुछ जीवों के नाम भी लिखना है जिसमें अवायवीय श्वसन संपन्न होता है। आइए इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वायवीय श्वसन, और उस तरफ है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन होता है, जबकि अवायवीय में आंशिक विखंडन होता है, ठीक है।
वायवीय श्वसन की बात की जाए, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में अंतिम उत्पाद में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल भी बनता है एथेनॉल में, और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन में ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि अवायु में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन कोशिका द्रव में ये संपन्न हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये दोनों में अंतर हो गए हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम 9 नंबर देखेंगे। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, अधिकतम आवागमन के लिए कुपिकाएँ किस प्रकार अभिकल्पित हैं, किस प्रकार ये महत्वपूर्ण है, वो बताना है हमें। तो यहाँ पे समझिए, मानव श्वसन तंत्र जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए कुपिकाएँ कोश ये रहा, ये किनारे वाले पार्ट देख रहे हैं आप। ठीक है, ये नारंगी में सबसे किनारा पार्ट ये हो गए कुपिकाएँ कोश, यहाँ गोल गोल सी है। तो इसका आंसर हम यहाँ से देखिए करेंगे, जो हाईलाइट किए गए हैं वही आपको कर लेना है। ठीक है, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना क्या होती है, अंतकृत हो जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसका यहाँ पे बड़ा साइज दिखाया गया है, कुपिकाएँ इसे कहा जाता है। ठीक है, ये गुब्बारे जैसी रचना है जिसे कुपिका कहते हैं। ठीक है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो जाता है। ज़्यादा स्थान क्या करती है, उपलब्ध कराती है, सतह उपलब्ध कराती है, जिससे कि ज़्यादा वायु का आना जाना हो सके। ठीक है, कुपिकाओं के भित्ति के रुधिर वाहिकाओं का विस्तृण जाल होता है, जैसा हम प्रारंभिक जाल होता है। फिर यहाँ से जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं, तो डायफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वक्षविया कड़ी हो जाती है, और इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाएँ भर लेती है। शेष शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं को छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिकाओं में रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर में सभी कोशिकाओं तक ये पहुंचाता है। ठीक है, तो इसीलिए कुपिकाएँ आवश्यक है। शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए कुपिकाओं का होना आवश्यक है, ताकि सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेना है। इसके बाद अगला सवाल देखिए 10 नंबर, हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। तो हेमोग्लोबिन कमी पड़ जाए, देखिए हेमोग्लोबिन के कारण ही शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन ब्लड में घुलता है और ये पूरे बॉडी में पहुंचता है। नहीं होगा तो ऑक्सीजन पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, मानव शरीर में श्वसन वर्णक हेमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। इसकी कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हम ऊर्जा कम मात्रा में उत्पादन करेंगे, कम मात्रा में ऊर्जा बनेगी तो थकान होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ देखिए ब्लड की कमी से, दूसरी तरफ यानी हेमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। हालांकि ये लौह तत्व की कमी से होता है, लेकिन ये भी आपको लिख लेने हैं। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल 11, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करिए, हमें करना है, यह क्यों आवश्यक है। तो रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र जो है ये क्या होता है, यह क्यों आवश्यक है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से करना है, परिवहन के एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, और इस प्रकार के रक्त परिवहन को द्विगुण परिवहन यानी दोहरा परिवहन कहा जाता है। रक्त परिवहन का एक चक्र अर्थात हृदय में रक्त का भरना और फिर उसका बाहर निकलना रक्त चक्र कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये क्या है, अब ये क्यों आवश्यक है ये भी हमें बता लेना है। देखिए दोहरा परिसंचरण आवश्यक है क्योंकि शरीर में उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए क्या होता है, उच्च दक्षता पूर्ण ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अतः शरीर का तापक्रम बनाए रखने और निरंतर ऊर्जा की पूर्ति के लिए 2 बार परिसंचरण आवश्यक है। तो इसका आंसर हो गया पूरा। इसके बाद देखिए 12 नंबर सवाल क्या है, जाइलम और फ्लोएम पदार्थ में वहन क्या अंतर, यानी जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, देखिए जाइलम इसकी कोशिकाएं मरी होती हैं, इसकी जीवित होती हैं, यह जल एवं घुलित खनिज का स्थानांतरण करता है, यह खाद्य पदार्थों का करता है। ये जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव ऊपर की ओर करता है, ये खाद्य पदार्थों का ऊपर नीचे यानी दोनों तरफ ये परिवहन करता है। तो ये दोनों आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल 13 नंबर, फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा विक में विक्राणु यानी नेफ्रॉन की रचना का हमें तुलना करना है, दोनों में अंतर करना है, तुलना करना है।
तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे। पहले देखिए कोशिकाएं और उस तरफ है नेफ्रॉन यानी विक्राणु। यह फुफ्फुस की संरचना एवं की क्रियात्मक इकाई है कोशिकाएं, और ये क्या है, ये विक यानी किडनी की संरचना और क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चर और फंक्शन इकाई है ये। कोशिका वायु कोष का आदान प्रदान होता है, जबकि विक्राणु में क्या होता है, नेफ्रॉन में रक्त का आदान प्रदान होता है। तो इसी तरीके से आपको 5 तुलना लिख लेना है। समझ में आ गया? और इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।